हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग लैंसू को अपने साथ अपने रूम में ले आता है और साथ ही वो अपने पास से उसी हड्डी को निकालता है जिससे उसने अपनी बोन फॉर्जिंग की टेक्निक को कंप्लीट किया था। लेकिन लैंसू को उस हड्डी को अपनी बॉडी के ऊपर मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। बिमिंग यहाँ पर अपने मास्टर को बताती है क्योंकि इसके पास एक प्योर बॉडी है इसलिए ये आसानी से ये सब कुछ कर पा रही है। अब इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा बेकार है। ये सुनकर मिंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का होता है। मिंग जब कैपिटल सिटी गया था तो वहाँ से वो एक क्रिस्टल खरीद कर लाया था जिसे जैंग क्रिस्टल कहते हैं। वो उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है ताकि वो यिन एंड जैंग मैरो वॉशिंग टेक्निक को कंप्लीट कर सके। मिंग कहता है मैंने अपनी इस मैरो वॉशिंग टेक्निक को कंप्लीट कर लिया है, अब मैं ग्रेड 8 का डिसाइपल बन चुका हूँ। उसी वक्त उसे दूसरे रूम से एनर्जी निकलती हुई नजर आती है। वो वहाँ पर जाता है और लैंसू की तरफ देखता है। लैंसू ने भी अपनी बोन फोर्जिंग टेक्निक को कंप्लीट कर लिया है, वो भी सिर्फ 3 दिन में। मिंग दीवार के साथ छुपकर उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है इसने सिर्फ 3 दिन में अपनी इस टेक्निक को कंप्लीट कैसे कर लिया। अब ये ग्रेड 7 की डिसाइपल बन चुकी है, इसने लेवल अप कर लिया है, मुझे तो ये सब कुछ करने में 10 दिन लगे थे। बिमिंग अपने मास्टर से कहती है मास्टर ये बात तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, जितनी जल्दी वो अपने आप को लेवल अप करेगी उतनी जल्दी उसकी बॉडी एक होली बॉडी बन जाएगी और उसकी बॉडी की कंस्टिट्यूशन भी चेंज होती जाएगी। और इस बात का फायदा सबसे ज्यादा आपको होने वाला है। जब आप इसके साथ डुअल कल्टीवेशन टेक्निक को परफॉर्म करेंगे तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मिंग उसके पास चला जाता है और अपने पास एक स्क्रोल निकालता है और साथ उसके पास एक जिन स्टोन भी होता है। मिंग ने उस शॉप में से अपने लिए जैंग स्टोन खरीदा था जबकि इसके लिए एक जिन स्टोन खरीदा है। मिंग उसे कहता है तुमने बोन फॉर्जिंग को कंप्लीट कर लिया है, अब तुम मैरो वॉशिंग टेक्निक को परफॉर्म कर सकती हो। लैंसू उसके हाथ से वो स्क्रोल साथ ही वो क्रिस्टल भी ले लेती है और कहती है ये कौन सी टेक्निक है। मिंग उसे कहता है ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, तुम्हें इस क्रिस्टल को यूज करते हुए इस स्क्रोल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उस तरीके के मुताबिक इस जिन क्रिस्टल की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लो। यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करो, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। लैंसू से कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो और क्या करने के लिए जा रहे हो। मिंग उसे कहता है मेरी जी फैमिली वालों ने कितनी बार मेरे पर सेशन भेजकर मुझे मारने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि अब मुझे वहाँ पर वापस जाना चाहिए और उनके साथ अपने मसलों को हल करना चाहिए, वरना वो लोग इसी तरह किलर्स भेजते रहेंगे और शायद एक दिन तुम्हें भी इससे नुकसान पहुंचे। नेक्स्ट सीन जी फैमिली का दिखाया जाता है। ग्रैंडफादर के सामने सारी जी फैमिली जमा होती है। वो उन सब से कहते हैं ब्लड क्लोक वालों ने कहा है कि उन्होंने मिंग को पॉइजन दिया था, ये लगता है कि उसके पीछे बहुत ही पावरफुल लोग हैं, इसी वजह से उसने पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर लिया है। तो अब उन्होंने फिर से अपनी डिमांड को बढ़ा दिया है। पहले वो हमसे सिर्फ 500 केजी मांग रहे थे लेकिन अब वो हमसे 1500 केजी मांग रहे हैं और साथ में उन्होंने हमें धमकी भी दी है अगर हम उनको 1500 केजी नहीं देंगे तो वो हम सब लोगों को मार डालेंगे। जी फैमिली के सारे मेंबर ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या बात हुई, अगर हम उनको 1500 केजी देते हैं तो फिर हम लोग खाएंगे कहाँ से, हम सब लोग तो भूख से मर जाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। यहीं पर जी फैमिली के एक और एल्डर को दिखाते हैं जिसका नाम वैन लियांग जी होता है। वो उन सब से कहते हैं मैंने सुना है कि मिंग बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, इसने आउटर डिसाइपल लिस्ट के रैंकिंग नंबर 1 पर अपने कदम जमा लिए हैं। तो मिंग की मंथली इनकम हमारी पूरी जी फैमिली के सालाना इनकम से बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन वो अभी भी हमारी जी फैमिली का हिस्सा है। तो क्या कहती हो अगर हम सब लोग उसको वापस ले आए, ये हमारी जी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दादाजी उसे कहते हैं वैन लियांग तुम्हारी बात करने का क्या मतलब है, क्या तुम उस लिटिल बास्टर्ड को वापस लेकर आना चाहते हो, क्या तुम भूल चुके हो उसने हमारे साथ क्या किया है। वैन लियांग उठकर खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, मिंग एक बहुत ही अच्छा लड़का है लेकिन तुम हमेशा उसको मारने के पीछे क्यों लगे रहते हो। अगर तुम लोगों ने उसके साथ ये सब कुछ नहीं किया होता, अगर तुमने उसके फादर को नहीं मारा होता, वो कभी भी तुम्हारे से अपना बदला नहीं लेता। बाकी के जी फैमिली वाले भी वैन लियांग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो स्पिरिट फोर्स को रिलीज कर रहे हैं, लगता है ये वॉरियर लेवल तक पहुंच चुके हैं। वैन लियांग उन सब से कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, 10 दिन पहले ही मैं अपने वॉरियर लेवल पर ब्रेक थ्रू करके पहुंचा हूँ। मैं जी हुई को बहुत ही अच्छे से जानता था, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा वीक था। अब जबकि मैं वॉरियर लेवल पर पहुंच चुका हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़े होकर उनको डिफेंड करूंगा। अगर इन लोगों ने जी हुई को मारा ना होता तो जी हुई आज तक एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन चुका होता। दादाजी उसे कहते हैं क्या तुम इस सारी बात का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। वैन लियांग उनसे कहता है आज ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुमने अपने बेटे जी शेंग को एक सेक्टर ज्वाइन करवाने के लिए अपने बेटे जी हुई की बलि चढ़ा दी क्योंकि तुम्हारे उस जी शेंग से बहुत ज्यादा काबिल था। अगर तुमने फर्स्ट प्लेस पर जी हुई को नहीं मारा होता और उसके बेटे के साथ ये सब कुछ नहीं किया होता तो हमारी जी फैमिली आज बहुत ज्यादा ऊपर होती, तुम्हारी वजह से हमारी जी फैमिली की ये हालत हुई है। बाकी के सारे जी फैमिली वाले भी बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मास्टर वैन लियांग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारी वैन शेंग की गलती है, यानी कि दादाजी की गलती है। पर मिंग वाकई में इतना ज्यादा टैलेंटेड है, वो आउटर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर 1 पर आ सकता है, जबकि आउटर डिसाइपल लिस्ट में हजारों की तादाद में बच्चे होते हैं। इसका मतलब तो यही है कि मिंग एक जीनियस है। आखिर हमारी जी फैमिली वाले इस जीनियस को मारना ही क्यों चाहते हैं, हमें तो अभी तक इस बात की समझ नहीं आई। हम लोग बार बार वहाँ पर किलर्स को भेज रहे हैं अपना इतना ज्यादा पैसा जाया करके, लेकिन अभी तक हमें इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया गया कि हम लोग उसको मारना क्यों चाहते हैं। दादाजी उन सब से कहते हैं
मैं तुम्हें बताता हूँ, जी हुई ने हाउटियान सेक्टर को ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से हमारी पूरी जी फैमिली को परसिक्यूट कर दिया जाता। और मिंग को तो तुम लोगों ने देखा है, उसने मेरे बहुत सारे पोतों को मार डाला, साथ ही मेरे दोनों बेटों को भी मार दिया है। वो एक बागी है। मैं ये सब कुछ अपनी जी फैमिली को बचाने के लिए कर रहा हूँ। वैन लियांग उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, मुझे सब कुछ पता है। जी हुई ने जब हाउटियान सेक्टर को ज्वाइन किया था, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी, लेकिन तुमने उसे रोकने की बजाय उसे उस सेक्टर को ज्वाइन करने दिया, ताकि तुम एक दिन जी शेंग के लिए उसको बलि चढ़ा सको और जी शेंग को हीटियान ग्रुप में ज्वाइन करवा सको। साथ ही मास्टर वैन लियांग उसे कहते हैं, तुम हमारी फैमिली के हेड होने के लायक नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम गिव अप कर दो और इस लीडर की सीट से हट जाओ। दादाजी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन एल्डर वैन लियांग सभी से कहते हैं, तो ब्लड रिलेशन की बात की जाए, मिंग के साथ हमारा ताल्लुक एनशेंग से ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिंग को वापस ले आते हैं, जिससे वो हमारी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो एक जीनियस है। उसकी वजह से हमारी फैमिली राइज करेगी। वो सारे मास्टर वैन लियांग की बात सुनने के बाद आपस में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अगर हम लोग मास्टर वैन लियांग को अपना लीडर बना देते हैं ली फैमिली का, तो वो हमारे कानून में तब्दीली करके मिंग को वापस ले आएंगे, जिससे हमारी फैमिली राइज करेगी। और हो सकता है कि मैपल लीफ सिटी की तीनों बड़ी फैमिली से हमारी फैमिली ज्यादा राइज कर जाए, यानी कि ज्यादा बड़ी फैमिली बन जाए। वो सारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हम सब लोग मास्टर वैन लियांग के साथ हैं। मास्टर वैन लियांग को हमारा नया लीडर बनना चाहिए। मास्टर वैन चेंग, आपको अपनी कुर्सी को छोड़ना होगा, आज से आप हमारे लीडर नहीं हैं। वहीं पर जी फैमिली के कुछ और एल्डर्स भी होते हैं। मास्टर वैन शेंग से कहते हैं, वैन शेंग, मुझे अफसोस है, ये सारे तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं, अब तुम्हें लीडर की पोजीशन को छोड़ना होगा, तुम जी फैमिली के लीडर नहीं बने रह सकते। मास्टर वैन शेंग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम सब लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी लीडर की सीट से हटाने की? जी फैमिली का लीडर मैं हूँ, मैं तुम्हें राइज पर लेकर जाऊंगा। मिंग की वजह से हमारी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। शायद तुम लोगों को इस बारे में नहीं पता, मेरा बेटा जी शेंग हीटियान ग्रुप का एक इनर डिसाइपल है और साथ ही एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन चुका है। जब मेरा बेटा जी शेंग वापस आएगा, तुम सब लोग मेरे सामने घुटने टेकोगे, फिर से मुझे कहोगे कि मैं तुम्हारा लीडर बन जाऊं, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। वो सारे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है ये बुढ़ा हमसे झूठ बोल रहा है। जी शेंग वाकई में मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन चुका है, तो हमने इस बारे में पहले क्यों नहीं सुना? लगता है ये सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस तरह का झूठ बोल रहा है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और मिंग अंदर आ जाता है। मिंग अंदर आते ही दादाजी से कहता है, तो इसका मतलब तुम जी शेंग के ऊपर रिलाई कर रहे हो कि वो तुम्हें आकर बचाएगा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। दादाजी मिंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मिंग सीधा मास्टर वैन लियांग के पास जाता है और कहता है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे डैड के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें की। मास्टर वैन लियांग उसे कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा वीक था, जो पहले तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, इसलिए जो हो सका मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मिंग अपने दादाजी से कहता है, वैन शेंग, क्या तुमने 2 असैसिन्स को वहाँ पर मुझे मारने के लिए भेजा था? दादाजी चिल्लाकर उसे कहते हैं, हाँ मैंने ही उन दोनों किलर्स को वहाँ पर भेजा था। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि वो दोनों तुम्हें मार नहीं सके, उन दोनों ने तुम्हें मार दिया होता। मिंग अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, मास्टर वैन शेंग को गले से पकड़ लेता है और साथ ही दादाजी से कहता है, लगता है कि ये आपके आखिरी अल्फाज थे जो आपने कह दिए। साथ ही मिंग हंसते हुए उसके गले को दबा देता है और उसकी गर्दन से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मिंग यहाँ पर अपने दादाजी को भी मार देता है, जबकि वहीं पर दादाजी के कुछ साथी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त मिंग पीछे की तरफ घूमता है और उनके ऊपर भी अटैक करता है, जिससे वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। दादाजी मरने से पहले उसे कहते हैं, तुम भी नहीं बचोगे, जी शेंग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरी मौत का बदला जरूर लेगा। मिंग आगे बढ़ता है और दादाजी के सर के ऊपर अपना पाँव उठाकर कहता है, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? और उसके सर पे अपना पाँव मारकर उसका सर फोड़ देता है और यहीं पर वो अपने दादाजी को मार देता है। इस तरह मिंग का यहाँ पर बदला पूरा हो गया है, जबकि बाकी के सारे ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मिंग उन सब से कहता है, अगर उस दिन तुम लोगों ने यही हिम्मत दिखाई होती तो मेरे फादर आज जिंदा होते, तो तुम वैन शेंग के खिलाफ उस दिन खड़े होते। मिंग वहाँ से बाहर की तरफ चलता है और कहता है, हम सबके फोरफादर एक ही थे, लेकिन पता नहीं तुम सब लोग मेरी तरफ इतने ज्यादा कोल्ड क्यों हो? तुमने मेरे डैड को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। साथ ही मिंग जी वहाँ से बाहर चला जाता है, जबकि मास्टर वैन लियांग कहते हैं, वैन शेंग की एक छोटी सी गलती ने हमारी जी फैमिली को बाकी सारी फैमिली से बड़ा होने से रोक दिया। एक सीन फिर से 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। रेड सन सेक्टर के उस एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एलीट डिसाइपल्स रहते हैं। वहीं पर एक मास्टर वापस आते हैं। वो मास्टर रेड सन सेक्टर के एक इनर एल्डर हैं, साथ ही शाओ जी के मास्टर भी हैं। मास्टर शाओ जी के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, जब मैं यहाँ पर नहीं था तब यहाँ पर कुछ हास तो नहीं हुआ? शाओ जी उनसे कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी हास नहीं हुआ। और साथ ही शाओ जी मिंग जी को रिकमेंड करते हुए कहता है, मिंग जी के नाम का एक लड़का है जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो आउटर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर 1 पर आ गया है। मास्टर गांगसन उसे कहते हैं, लेकिन आउटर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर 1 पर तो तुम्हारा छोटा भाई था, मुझे लगता है कि तुम दोनों के दरमियान में तो काफी फाइट चल रही होगी, अब तो तुम उस लड़के मिंग जी के खिलाफ होगे। शाओ जी कहता है, जी मास्टर, काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए मैंने अपने बहुत सारे इनर डिसाइपल्स को मिंग जी को मारने के लिए भेजा था, लेकिन वो सारे मिंग जी के हाथों से मारे गए। मिंग बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है, वो एक जीनियस है। साथ ही मुझे लगता है कि
एक इनर एल्डर उसकी हेल्प कर रहे हैं। मास्टर गॉन्गसन उसे कहते हैं कोई इनर एल्डर उसकी हेल्प कर रहा है तो इसका मतलब ये मास्टर ब्याओफू का काम होगा, क्योंकि मैं पिछले आधे साल से यहाँ पर नहीं था रेड सन सेक्टर में, तो मुझे लगता है कि मास्टर ने बहुत सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हुए हैं। शाओची अपने मास्टर से कहता है लेकिन मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना प्लान रेडी कर लिया है। बहुत ही जल्दी हम लोग मिंग जी को एक प्लान में फंसाने वाले हैं और उसके बाद आप उस लड़के का पूरा फायदा उठा सकते हैं। हो सके तो आप उस लड़के को अपने साथ मिला लें, क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड है और आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। मास्टर उसे कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम अपने भाई को हारने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन फिर भी तुमने मिंग के ऊपर अपने गुस्से को उतारने की बजाय उसे मेरे सामने पेश किया है ताकि मैं उससे फायदा उठा सकूं। मुझे तुम्हारी ये वाली बात बहुत ज्यादा पसंद आई। जब मैं रॉयल पैलेस में था वहाँ पर मैंने बहुत सारी हाई क्लास की मार्शल आर्ट स्किल्स को सीखा है, बहुत सारे तोहफे भी अपने साथ लेकर आया हूँ। ऐसे मुझे टाइम मिलता है मैं तुम्हारे लिए वो सारे डिजर्व कर दूंगा, मुझे सब कुछ डिजर्व करते हो। शाओची मास्टर से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, अपने प्लान को कामयाब बनाओ, मैं बहुत ही जल्दी एक गुड न्यूज सुनना चाहता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 35 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।